नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। आज 6 अक्टूबर 2022 है। दिस इज द हिंदू एनालिसिस बाय प्रशांत मावानी। दोस्तों, सबसे पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है। आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीर है, ये जो व्यक्ति हैं, इनको नोबेल प्राइज दिया गया है फिजियोलॉजी का। 2022 का जो नोबेल प्राइज है वो इनको दिया गया है, और इनको इसलिए दिया गया है क्योंकि उन्होंने जो एक्सटिंक्ट होमिनिन्स हैं उन पर और ह्यूमन इवोल्यूशन पर काम किया है। तो उन्होंने डिस्कवरीज की हैं, जीनोम्स ऑफ एक्सटिंक्ट होमिनिन्स टू बी प्रिसाइज, एंड ह्यूमन इवोल्यूशन। तो इनका नाम क्या है? बस बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इनका नाम जो है वो आपको बताना है। स्टिक योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। दोस्तों, आज हमारे टेबल पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, राइट। लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड, इसके बारे में हम बात करेंगे। देन वी विल टॉक अबाउट अगेन ए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। इंडियन पॉलिटिक्स के साथ जुड़ा हुआ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है इस पर, और ये एक ऐसा टॉपिक है जो बार बार कंट्रोवर्सी में रहता है। हमने देखा है कई जगहों पर, राइट, गवर्नर वर्सेस चीफ मिनिस्टर, ये वाली सिचुएशन होती है। फॉर एग्जांपल दिल्ली में हमें देखने को मिलती हैं, फिर तमिलनाडु में, केरला में, वेस्ट बंगाल में, और बहुत सारे राज्यों में इस प्रकार की सिचुएशन होती है। ख़ास करके जहाँ पर लेट्स से रूलिंग पार्टी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट मीन्स विनो के सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वही गवर्नर्स को अपॉइंट करती है। तो जहाँ पर बीजेपी नहीं है, राइट, या फिर एनडीए की एलाइड पार्टी यानी कि उनकी मित्र पार्टी अगर नहीं है पावर में, उस पर्टिकुलर स्टेट में हमें ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। और अगर हम पीछे चले जाएं, मैंने से पीछे हमें टू से कि यूपीए के समय में ऐसा होता था कि जहाँ पर यूपीए यानी कि जो मनमोहन सिंह साहब वाली जो सरकार थी, तो उस समय पर कांग्रेस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट पर बैठी थी। तो उस समय पर ऐसा होता था जहाँ जहाँ पर बीजेपी थी स्टेट लेवल पर, फॉर एग्जांपल गुजरात, तो गुजरात के चीफ मिनिस्टर उस समय पर नरेंद्र मोदी साहब और आई थिंक कमला बेनीवाल गवर्नर थे। तो उनके बीच में भी काफ़ी इस प्रकार के इश्यूज होते थे। तो एक एवरग्रीन टॉपिक है, आप समझ लीजिए, राइट। देन वी विल टॉक अबाउट स्टबल बर्निंग, देन वी विल टॉक अबाउट फोडर शॉर्टेज, राइट, और लास्ट में हम बात करने वाले हैं इन्फेंट मोर्टालिटी के बारे में। तो लेट्स क्रैक ऑन। दैनिक जागरण का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड। प्रचंड के साथ जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स को आज हम फिर से डिस्कस करेंगे। कल भी हमने प्रचंड के साथ जुड़े हुए कुछ पॉइंट्स को डिस्कस किए थे। आज उससे भी इम्पोर्टेंट एड ऑन पॉइंट्स, यानी कि कल जो हमने डिस्कस किए थे उसके ऊपर कुछ एडिशनल पॉइंट्स हम आज डिस्कस करने वाले हैं। प्रचंड जो है ये एक हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर की कैटेगरी में आता है। वायुसेना में इसको शामिल किया गया है, वायुसेना का ये अंग बन चुका है, और अपने आप में ये एक बहुत ही गौरवशाली उपलब्धि है। इसके साथ साथ रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भी एक बहुत बड़ा कदम है। दोस्तों, जब कारगिल का युद्ध हुआ उस समय पर इस प्रकार के LCH की रिक्वायरमेंट थी, राइट, लेकिन उस समय पर हमारे पास इंडिजीनियस यानी कि स्वदेशी ऐसा कोई हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स अवेलेबल नहीं थे। लेकिन अब हमारे देश ने खुद का एक प्रचंड जो ये हेलीकॉप्टर है उसको निर्माण कर दिया है। इसके उपयोग की बात करें तो आप इसको कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। रणभूमि से लेकर आतंकवाद विरोधी अभियानों में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, और दुनिया की सबसे ऊंची युद्ध भूमि यानी कि सियाचिन में भी ये काम करेगा। हल यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने, जिसने इस प्रचंड का निर्माण किया है, तो हल ने लगभग 2 दशकों तक शोध एवं अनुसंधान किया, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, और ख़ास करके पर्वतीय क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए इसको बनाया गया है। और जैसे मैंने आपको बताया कि सियाचिन में भी ये परफॉर्म कर पाएगा। हल ने तेजस को भी बनाया, जो हमारा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है तेजस, राइट। तो आज कई देश जो हैं वो हमारे तेजस को भी ख़रीदना चाहते हैं, और हमारे देश में जो स्वदेश निर्मित मिसाइलें हैं वो भी ख़रीदना चाहते हैं। तो ये हमारे देश के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है। रक्षा मंत्रालय ने एक टारगेट रखा है कि 2025 तक 1.75 लाख करोड़ रुपए की रक्षा सामग्री के उत्पादन का लक्ष्य रखा है। ये हमारे देश में पैदा की जाएगी, और इसमें 35,000 करोड़ रुपए का निर्यात भी शामिल है।
तो ये एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही ऊंचा टारगेट है, लेकिन ये अचीवेबल टारगेट लगता है जिस हिसाब से धड़ाधड़ एक के बाद एक चीज़ें जो हैं वो हमारे देश में पैदा हो रही हैं, तो इट इज़ ए गुड थिंग। रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में एक सूची भी जाहिर की, राइट, हथियारों और उपकरणों की, और ये सारी जो ये सूचियों में जो चीज़ें हैं तो इनका निर्माण देश में ही करना है, स्वदेश में ही करना है। और आत्मनिर्भर भारत, खास करके रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर अगर हमें बनना है तो हमें विज्ञानी और तकनीशियन जो हैं हमारे देश में, जो युद्धक सामग्री और उपकरणों का निर्माण करते हैं, तो उनको और ज़्यादा प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है। जब हम उनको और ज़्यादा प्रोत्साहित करेंगे, उनको जो चीज़ें चाहिए वो उनको प्रोवाइड की जाएगी, तभी ये आत्मनिर्भरता की दिशा में और ज़्यादा गति मिलेगी और ये और ज़्यादा शार्प होगी। शोध एवं अनुसंधान यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है, इस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। हम कैसे स्वदेश में ही ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को पैदा कर सकें, इस पर हमें फोकस करना चाहिए। और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि किसी भी देश को अगर महाशक्ति बनना है, राइट, तो युद्धक सामग्री और उपकरणों में वो देश जो है वो आत्मनिर्भर होना चाहिए। अगर हम दूसरे देशों से सामान मंगवाते रहते हैं, जैसे कि भारत जो है, भारत रक्षा सामग्री का आयात करने वाले प्रमुख देशों में शामिल है, राइट, वी आर द बिगेस्ट इम्पोर्टर ऑफ डिफेंस प्रोडक्ट्स। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज करनी होगी, हमें हमारे ही देश में ये सारी सामग्री को पैदा करना होगा। और युद्धक के परंपरागत तरीके भी बदल रहे हैं, राइट। हमें जो भी प्रोडक्ट्स हम बनाएं हमारे देश में वो उच्च तकनीक वाले होने चाहिए, बेस्ट टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। और इम्पोर्टर्स जो हम इम्पोर्टर हैं अभी, तो हमें एक्सपोर्टर बनना है, राइट। निर्यातक बनने का लक्ष्य जो है वो भी तय करना है। आपके लिए एक प्रश्न है, ब्रह्मोस मिसाइल जो है इसको बेचने की डील भारत ने किसके साथ की? कौन सा ऐसा पहला देश है जो भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीद रहा है? आपको आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है। गिबर्नेटोरियल प्रोकास्टिनेशन इज अनरीजनेबल, द हिंदू का ये आर्टिकल है दोस्तों, ये गवर्नर के साथ जुड़ा हुआ है, राइट। लेट मी कम स्ट्रेट टू द पॉइंट। फ्रॉम बिल टू लॉ, एक बिल जो है वो लॉ में तब्दील कब होता है? देखिए, जब बिल को स्टेट असेंबली के द्वारा पास किया जाता है तब ये लॉ तभी बनता है जब गवर्नर जो होते हैं उस पर्टिकुलर बिल पर अपनी साइन करते हैं। जब गवर्नर की साइन हो जाती है तब वो बिल जो है वो लॉ बन जाता है। ये एक बहुत ही सिंपल चीज़ है, एंड आई एम श्योर हम सबको इस चीज़ के बारे में पता है। गवर्नर जो है, याद रखिएगा, गवर्नर इज पार्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। जैसे अगर हम हमारी पार्लियामेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा, ये तीन मिलकर हमारा जो सेंट्रल लेजिस्लेचर है, तो इसके तीन मीन्स ये ट्रायंगल के तीन कॉर्नर्स हैं। लोकसभा में कोई बिल पास हुआ, फिर राज्यसभा में पास हुआ, उसके बाद प्रेसिडेंट जब तक साइन नहीं करेंगे तब तक वो लॉ नहीं बनेगा। इन द सेम वे स्टेट लेवल की बात करें तो इस बिल पर गवर्नर की दस्तखत जो है इट इज़ इम्पोर्टेंट। एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग कि ये चीज़ जो है वो लगभग सारे डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ जो हैं, जितने भी अलग अलग डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक देश हैं, तो उसमें यही सिस्टम है। और गवर्नर का जो एसेंट है ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है लॉ मेकिंग प्रोसेस का। वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल पार्ट जो है वो है गवर्नर की सिग्नेचर। अब तमिलनाडु में क्या हुआ, कंट्रोवर्सीज के बारे में बात करेंगे, क्योंकि देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि बहुत सारी कंट्रोवर्सीज ऐसी हुई हैं। तो गवर्नर का एसेंट जो है वो तमिलनाडु में कंट्रोवर्शियल इश्यू बन गया, क्योंकि एक नीट के साथ जुड़ा हुआ जो बिल था, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट जो है, तो इसमें एग्जेम्पशन जो तमिलनाडु चाहता था नीट से, तो गवर्नर ये बिल जो है ये प्रेसिडेंट को दिया, लेकिन आफ्टर अ डिले, कंसिडरेबल डिले, एक लंबे डिले के बाद फिर गवर्नर को के पास कोई ऑप्शन नहीं रहा, तो फिर उन्होंने क्या किया, ये बिल जो है उसको प्रेसिडेंट के हवाले कर दिया। अब ऐसा क्यों किया, मीन्स कि प्रेसिडेंट को क्या दिया जा सकता है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। जब भी बिल गवर्नर की ऑफिस तक पहुंचता है तो उनके पास चार ऑप्शंस होते हैं। ये चारों ऑप्शंस को हम देखने वाले हैं। केरला का एग्जांपल देख लेते हैं। यहां पर जो हुआ ये काफ़ी अनफॉर्चुनेट है। गवर्नर साहब जो हैं ये पब्लिकली ये अनाउंस करते हैं कि एक बिल जो है उस पर वो अपनी एसेंट यानी कि अपनी दस्तखत जो हैं नहीं करेंगे। ये लोकायुक्त अमेंडमेंट बिल था और केरला यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल, तो ये दो बिल्स पर गवर्नर ने ऐसा पब्लिकली अनाउंस किया। एंड दिस इज
समथिंग न्यू, ये एक नया लॉ है। लॉ इन द सेंस LOW लॉ, जो कहते हैं ना कि एक बहुत बड़ी गिरावट बिहेवियर में अगर हमें देखने को मिली हो तो दिस इज समथिंग न्यू। बड़ा प्रश्न ये उठता है, सबसे पहले तो ऐसी एक्शंस जो हैं उसकी वजह से अनसर्टेनिटी पैदा होती है। आप सोचिए कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो फंक्शन कैसे कर पाएगी जब खुलेआम गवर्नर जो है वो इस प्रकार की बातें करते हैं। और दूसरा जो मेन प्रश्न उठता है, सबसे इंपॉर्टेंट, वो ये है कि क्या गवर्नर जो है वो इस प्रकार की अनसर्टेनिटी क्रिएट कर सकते हैं? क्या उनको ऐसी चीज़ें करना अलाउड हैं? दैट्स द मेन क्वेश्चन। इसी प्रश्न का जवाब जो है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आर्टिकल 200, जो मैंने आपका कहा ना कि 4 ऑप्शंस हैं, तो ये 4 ऑप्शंस जो हैं, जब भी कोई बिल गवर्नर के पास पहुंचता है तो उनके पास 4 ऑप्शंस रहते हैं। नंबर 1 ऑप्शन जो है वो बहुत ही ईजी है कि वो बिल जो है उस पर अपनी साइन कर दे। आप समझ लीजिए कि उन्होंने उस बिल को यस कह दिया कि ठीक है ये बिल अच्छा है, लेट मी साइन इट, तो ऐसा करके साइन कर दी। तो ये ऑप्शन नंबर 1 है। नंबर 2, अब ध्यान से सुनिएगा, नए स्टूडेंट्स जो हैं, अगर आपके लिए ये नया विषय है तो मैं कहूँगा कि इतना जो चंक है इसको बार बार आप सुनिएगा। कोई भी डाउट हो तो बार बार इसको सुन लीजिएगा, आप देखिए इसको, बार बार सोचिए इसके बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक वी आर डिस्कसिंग हियर। दूसरा जो ऑप्शन है वो ये है कि ये बिल जो है वो वापस असेंबली को भेज सकते हैं। यानी कि लेट्स से कि गवर्नर को ऐसा लगा कि या तो पूरा बिल या फिर पार्ट्स ऑफ द बिल, कुछ ऐसे प्रोविजंस को लेकर या फिर पूरे बिल को लेकर अगर उनको लगता है कि नहीं असेंबली को फिर से इसके बारे में सोचना चाहिए, राइट, तो ये बिल वो वापस असेंबली को भेज सकते हैं। और अगर असेंबली को बिल वापस भेजा तो असेंबली जो है वो अगर उस पर चेंजेस करती है या नहीं करती है, वो असेंबली पर डिपेंडेंट है। अगर असेंबली को लगता है कि नहीं कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, फिर से अगर सेकंड टाइम, पॉइंट नंबर 2 में जो 2 है तो वही चीज़ आप याद रखिए, सेकंड टाइम अगर सेम बिल या फिर चेंज वाला बिल जो है वो जब गवर्नर के पास जाता है तो गवर्नर को उस पर एसेंट देना ही पड़ता है। ही विल हैव टू गिव एसेंट टू इट। उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, उनको यस कहना ही पड़ेगा। पहला जो ऑप्शन था उसमें उन्होंने यस कह दिया था, राइट, पहला केस मीन्स कि अगर एक कोई बिल आता है तो उनको लगता है ओके तो यस कह दिया। सेकंड में ऐसा है कि उनको कोई चेंजेस करवाने हैं गवर्नर को, फिर से वापस असेंबली में दिया, चेंजेस हुए नहीं हुए दैट्स अ डिफरेंट थिंग, वो फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन दूसरी बार अगर वही बिल जो है वो असेंबली फिर से गवर्नर को सेंड करती है तो गवर्नर को उस पर साइन करनी ही पड़ेगी, इसमें कोई डाउट आपका नहीं होना चाहिए। और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट नंबर 2 जो है वो क्या प्रूव करता है, ये प्रूव करता है दोस्तों, इसकी जो रीड बिटवीन द लाइंस की बात करें, प्राइमेसी ऑफ द लेजिस्लेचर, यानी कि असेंबली जो है इट इज उसकी प्राइमेसी है, गवर्नर जो है उसकी प्राइमेसी नहीं है व्हेन इट कम्स टू, ये पॉइंट जो है वो यही प्रूव करता है। हु इज मोर इंपॉर्टेंट, इलेक्टेड गवर्नमेंट इज इन इट। गवर्नर जो होते हैं वो तो अपॉइंटेड होते हैं, गवर्नमेंट जो है स्टेट की उसको लोगों ने वोट देकर वहां पर पहुंचाया है। तो ये जो पहली बार बिल उन्होंने वापस भेजा वो ये इसलिए था कि गवर्नर को लग रहा था कि नहीं इसमें कुछ ऐसे चेंजेस होने चाहिए। लेकिन अगर असेंबली को ऐसा लग रहा है कि नहीं चेंजेस नहीं करने हैं तो फिर दोस्तों असेंबली की ही सुननी पड़ेगी, क्योंकि असेंबली को आपने हम सबको, सबने जो असेंबली में बैठे हुए लोग हैं तो उनको हमने वोट देकर वहां पर बिठाया है। दैट्स द थिंग, रूल बाय पीपल। ठीक है, तो ये पॉइंट समझ में आ गया। अब बात करते हैं नंबर 3 की। रिजर्व द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। जो तमिलनाडु में नीट वाला था तो उसमें क्या किया कि थर्ड ऑप्शन ये रहता है, मान लीजिए कि यस भी नहीं कहा, राइट, और रिकंसिडरेशन के लिए ऑप्शन नंबर 2 भी एक्सरसाइज नहीं किया, तो ऑप्शन नंबर 3 ये रहता है कि गवर्नर जो हैं उस बिल को रिजर्व करते हैं और इस बिल को प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए देते हैं। और ये कब होता है, ओनली इफ द गवर्नर फॉर्म्स एन ओपिनियन, कि अगर हाई कोर्ट जो हैं
हाई कोर्ट के पावर, कोई बिल जो है वो हाई कोर्ट के पावर को कट करेगा, उसको कम कर देगा, अगर ऐसी सिचुएशन में गवर्नर जो है वो बिल प्रेसिडेंट को भेजना चाहते हैं तो दैट इज ओके, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है। लेकिन फिर बाद में जो अलग अलग कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट में कुछ केसेस हुए इन चीज़ों को लेकर, तो कोर्ट्स ने ये डिस्क्रिशन यानी कि आप अपनी खुद की विवेक बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। गवर्नर जो हैं उनको अगर लगता है कि नहीं ये मैटर जो है वो मुझे प्रेसिडेंट को भेजनी है, तो ये डिस्क्रिशन, कोर्ट ने जो डिस्क्रिशन का पावर दिया या फिर कहा कि नहीं डिस्क्रिशन का इस्तेमाल किया जा सकता है इन मैटर ऑफ सेंडिंग बिल्स, तो उसके बाद गवर्नर जो है वो बहुत सारे ऐसे बिल्स जो हैं वो भेजने लगे। वरना उससे पहले तो ऐसा ही था कि सिर्फ ये जो हाई कोर्ट के पावर कट हो रहे, कॉन्स्टिट्यूशन में तो यही एक चीज़ लिखी गई, इसके अलावा और कुछ नहीं, लेकिन फिर कोर्ट्स ने ये डिस्क्रिशन दिया तो बहुत सारे बिल्स वो भेजने लगे। नंबर 4, मैं यहाँ पर बहुत ही धीरे धीरे जा रहा हूँ हाँ दोस्तों, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आज हमारे बीच में कोई नया स्टूडेंट हो वो कोई चीज़ मिस करे, और मैं ये भी नहीं चाहता कि जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं जो इस विषय को जानते हैं तो उनका रिवीजन जो है वो भी टॉप क्वालिटी का हो जाए। तो दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं आई एम गोइंग वेरी स्लो हियर। विदाउट बेग योर पार्डन, विथहोल्ड द एसेंट। विथहोल्ड यानी कि आपने अभी कुछ सोचा नहीं इसके बारे में, आप बेसिकली कुछ नहीं कर रहे हैं, आपके पास बिल पहुंच गया है, ना तो आप इस पर साइन कर रहे हैं, ना तो आप इसको वापस भेज रहे हैं, राइट, ना तो ऑप्शन 1, ना तो ऑप्शन 2, ना तो ऑप्शन 3, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, विथहोल्ड द एसेंट। लेकिन ये एक बहुत ही अनपॉपुलर एक्शन होगी, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट के खिलाफ होगी, लोग जो हैं वो गवर्नर के बारे में बातें करने लगेंगे। इसीलिए ये विथहोल्ड द एसेंट वाला जो ऑप्शन है, ये जनरली स्पीकिंग जो गवर्नर होते हैं वो बहुत ही एक्सट्रीम केसेस में इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि तुरंत ही इसके ऊपर बातचीत जो है वो शुरू हो जाएगी, लोग जो हैं मीन्स मीडिया में चीज़ें आ जाएगी, सरकार जो है इसके बारे में बातें करने लगेगी एंड थिंग्स लाइक दैट। तो ये एक बहुत ही आप समझ लीजिए कि बहुत ही केयरफुल कंसिडरेशन के बाद ही ये चीज़ जो है वो की जाएगी। लेकिन अगर कोई गवर्नर ऑप्शन नंबर 4 को ट्राई करते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर 4 जो हैं अगर इससे मीन्स इसी में उनको आगे बढ़ना है, तो उनको जो रीज़न है, क्या कारण है, ये डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अगर आप रिफ्यूज़ कर रहे हैं या फिर आप विथहोल्ड कर रहे हैं, देन यू हैव टू डिस्क्लोज द रीज़न। एक रीज़न डिस्क्लोज लेकिन करते नहीं हैं, राइट। तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशन का आप समझ लीजिए ग्रे एरिया है। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई टाइम लिमिट नहीं रखी गई है, ऐसा कोई समय नहीं दिया गया है कि इतने समय तक ही आप इसको विथहोल्ड कर सकते हैं। तो ये ग्रे एरिया जो है तो इसको काफ़ी एक्सप्लॉइट किया जाता है। लेकिन क्या दुनिया के दूसरे डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के पास कोई सॉल्यूशन है? यूके में जो रॉयल एसेंट हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ पर, इट्स लाइक डेमोक्रेसी विथ मोनार्की। तो जो वहाँ की रानी हैं, अब तो वहाँ पर राजा आ गए हैं, राइट, एलिजाबेथ II जो हैं उनका निधन हो गया, तो रॉयल एसेंट जो है वो नेसेसरी है एक बिल जो है उसको पास करने के लिए, उसको लॉ बनाने के लिए। और क्राउन जो है, क्राउन के पास यानी कि वहाँ की जो रानी है, राजा है, तो उनके पास भी विथहोल्ड एसेंट का ऑप्शन है, पावर है। लेकिन प्रैक्टिस और यूसेज की बात करें तो इसका इस्तेमाल होता ही नहीं है, राइट, और ये कोई वीटो पावर नहीं है। और अगर लेट्स से कि जो क्राउन है या फिर रानी है, राजा है, तो उनको लगे कि नहीं ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है एक्सेट्रा, तो पार्लियामेंट वर्सेस रानी या फिर पार्लियामेंट वर्सेस रॉयल एसेंट ऐसी सिचुएशन हो गई, तो उस बिल को बहुत ही कंट्रोवर्शियल माना जाता है और वो बिल जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल बन जाता है। तो क्या हो गया, ऑटोमेटिकली ड्रॉप ही हो गया। यूएसए में प्रेसिडेंट जो है उनके पास ये पावर्स है, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं कि वो रिफ्यूज़ कर सकते हैं, प्रेसिडेंट अपना एसेंट देने से वो मना कर सकते हैं, और बिल जो है वो फिर से वो हाउस में चला जाता है। लेकिन उसके बाद अगर हाउसेस जो हैं वहाँ के, राइट, अपर हाउस, लोअर हाउस यूएसए के, तो अगर वो 2/3 मेजॉरिटी से उस बिल को वापस प्रेसिडेंट के पास में, अगर 2/3 मेजॉरिटी उनको मिल जाती है, तो वो बिल जो है वो कानून बन जाता है, वो लॉ बन जाता है। तो दिस इज द थिंग, मीन्स दुनिया की सबसे पुरानी, दुनिया की सबसे मैच्योर डेमोक्रेसीज जो हैं, तो उनमें इस प्रकार की सिस्टम है। और हमारे यहाँ पर जो ये
ऑप्शन नंबर 4 है उसमें टाइम कोई लिमिट नहीं है, तो ये ग्रे एरिया जो है इसकी वजह से इसका मिसयूज़ जो है वो काफ़ी हुआ है। आर्टिकल 361 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, तो इसके तहत हमारे प्रेसिडेंट, गवर्नर जो हैं उनको कंप्लीट इम्यूनिटी मिलती है। प्रश्न ये भी उठता है कि क्या रेफ्यूज़ल जो है उसको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। आर्टिकल 361 जो है वो प्रोहिबिट करता है, जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी प्रकार की कोर्ट प्रोसीडिंग जो है वो आप इनिशिएट गवर्नर या फिर प्रेसिडेंट के खिलाफ नहीं कर सकते, उनको कंप्लीट एक प्रकार की इम्यूनिटी मिलती है। लेकिन रामेश्वर प्रसाद एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स अनदर यूनियन ऑफ इंडिया एंड आई थिंक दिस इज आंध्र प्रदेश, बट आई एम नॉट श्योर, बट एनीवे ये रामेश्वर प्रसाद एंड अदर्स वाला जो केस है, तो इसमें कोर्ट ने क्या कहा है कि अगर लेट्स से मेलेफिडे या फिर कोई ऐसा अल्ट्रा वायरस, ऐसी कोई गलत तरीके से या फिर गलत इरादे से ऐसी कोई चीज़ है, तो the immunity granted by Article 361 sub Article 1 does not, however, take away the power of the court to examine the validity of the action, including on the ground of maleficence. कि अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि नहीं कोई चीज़ जो है वो जानबूझकर गलत की है, तो आर्टिकल 361 सब आर्टिकल 1 में जो पावर जो इम्यूनिटी दी गई है, राइट, तो उस पर भी कोर्ट अपनी एक्शन ले सकता है। एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द एक्शन, कि कोर्ट जो है वो एग्जामिन कर सकता है कि जो एक्शन ली है गवर्नर ने तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं, तो ये चीज़ जो है वो कोर्ट कर सकता है एज पर दिस पर्टिकुलर केस। तो बेसिकली व्हाट वी नीड इज़ कि ये जो ऑप्शन नंबर 4 जो है उसका बहुत गलत इस्तेमाल होता है। यही चीज़ जो है, यही ग्रे एरिया यानी कि ऐसा है जहाँ पर क्लैरिटी अभी नहीं है, क्या करे क्या ना करे ऐसी सिचुएशन हो जाती है। तो ये चीज़ जो हमें यूके यूएसए से कुछ सीख कर हमें यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। वी नीड टू मेक सम चेंजेस रिगार्डिंग दिस थिंग, इज़न्ट इट? तो दोस्तों अब बात करते हैं स्टबल बर्निंग के बारे में। स्टबल ट्रबल पायोनियर का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। जब भी स्टबल बर्निंग की बात आती है तो ऑफकोर्स एयर पोल्यूशन की बात आती है, और विंटर के समय में एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली का इतना ख़राब हो जाता है, इतना धुआं हो जाता है कि दिल्ली जो है वो एक सिटी नहीं लेकिन एक गैस चैम्बर बन जाता है। छोटे बच्चों को अब सांस की बीमारी होने लगी है। जो बूढ़े लोग हैं, एल्डरली लोग हैं, उनके लिए भी जीना यहाँ पर बहुत ही मुश्किल हो गया है। और जो अस्थमा के पेशेंट्स हैं उनको तो ऐसा ही लग रहा है कि वो एक गैस चैम्बर में 24/7 उनको कमरे में बंद किया गया हो, राइट। वो सिटी में बाहर निकलते हैं तो भी ऐसा लगता है कि वो कहीं कमरे में बंद हो, घुटन सी महसूस होती है। अब एयर पोल्यूशन, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दिल्ली की। सबसे 2 बड़े कल्प्रिट्स जो हैं, 2 ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से दिल्ली में सबसे ज़्यादा पोल्यूशन होता है, दैट इज़ व्हीकुलर पोल्यूशन, एक नंबर 1 ये है, और दूसरा जो है दैट इज़ स्टबल बर्निंग। और स्टबल बर्निंग की जब भी हम बात करें तो ख़ास करके पंजाब और हरियाणा और कुछ पार्ट्स जो उत्तर प्रदेश के हैं वहाँ पर भी स्टबल बर्निंग की जाती है। तो ये 3 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर स्टबल बर्निंग की वजह से दिल्ली की हालत बहुत ही ख़राब हो जाती है। अब विंटर का जो समय होता है, ये जो अभी सीज़न स्टार्ट हुई है, राइट, धीरे धीरे विंटर जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो ये समय ऐसा होता है जब पैडी यानी कि राइस जो है उसको हार्वेस्ट किया जाता है, यानी कि फसल जो है वो तैयार हो जाती है। पैडी जो है यानी कि राइस जो है ये एक खारिफ की प्रोडक्ट है। खारिफ यानी कि मॉनसून सीज़न के साथ जुड़ी हुई एक क्रॉप आइटम। तो ये तैयार हो गई ये फसल, अब धीरे धीरे इसको काटा जाएगा, राइट। और 2021 में 29.61 लाख हेक्टर्स में ये पैडी जो है इसकी खेती हुई। 2022 में इसकी फसल जो है इसको 31.13 लाख हेक्टर्स में इसकी फसल जो है इसको उगाई गई है। तो यू कैन इमेजिन कि इस साल, राइट, और ज़्यादा स्टबल बर्निंग की जाएगी और ज़्यादा पोल्यूशन जो है वो हो सकता है। और कहते हैं कि इस साल जो है वो ये 31.13 लाख हेक्टर्स हैं, तो कुछ 19.76 मिलियन टन पैडी स्ट्रो जो है उसका जनरेशन होगा। ये क्रॉप रेसिड्यू जो है इसको जलाया जाता है, जो एक प्रकार का घास जैसा जो बच जाता है, तो उसको फिर किसान जो है वो जला देते हैं। जला इसलिए देते हैं क्योंकि उनके पास 15-20 दिनों का वक्त होता है, लगभग 1 महीने का वक्त, उससे ज़्यादा नहीं। तो उनको
राबी सीज़न यानी कि विंटर की जो फसलें हैं उसको उगाने के लिए उनको अपनी ज़मीन को तैयार करना पड़ता है। तो उनके पास सबसे जो शॉर्टकट तरीका है, राइट, कॉस्ट इफ़ेक्टिव, उनको कोई खर्च नहीं होता, बस आग लगा दो और ये जो बची हुई जो रेसिड्यू हैं वो जल जाएगी। लेकिन इससे जो धुआं होता है वो सिर्फ दिल्ली में नहीं, दिल्ली हमारा कैपिटल है, इसके लिए इसलिए ये चर्चा में रहता है। मेन रीज़न जो है उसका ये है कि एक तो स्टबल बर्निंग होता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर, राइट। अब स्टबल बर्निंग के साथ साथ विंड की जो डायरेक्शन होती है वो होती है नॉर्थ वेस्टर्ली, यानी कि नॉर्थ रीजन से पैदा हुई विंड्स जो हैं वो ये नॉर्थ वेस्ट रीजन में, राइट, नॉर्थ वेस्ट रीजन में जो विंड है वहाँ से ये विंड्स आती हैं विंटर के टाइम में और ये यहाँ पर इस तरह से फैल जाती है, एज यू कैन सी हियर, राइट। ये विंड की डायरेक्शन दिखा रहा है। और यहाँ पर देखिए वाई हार्मफुल फॉर एयर, ये स्टबल बर्निंग जो है, ये 1 टन स्टबल जब हम जलाते हैं तो 2 किलो SO2, 3 किलो पार्टिकुलेट मैटर, 60 किलो CO, 1460 किलो ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 199 किलो ऐश, यानी कि जो राख हम कहते हैं, इससे पैदा होती है। लॉस ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, पेडी स्ट्रो कंटेन्स नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर। और ये थोड़ा पुराना डेटा है दोस्तों, राइट, लेकिन ये इमेज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट मी टेल यू कि सिर्फ दिल्ली नहीं, पूरा जो हमारा इंडो गैंजेटिक बेल्ट है, आप समझ लीजिए कि ये पूरा ऐसा एक रीजन बन जाता है, राइट। यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है तो यहाँ तक ये धुआं जो है वो स्प्रेड हो जाता है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया क्योंकि दिल्ली हमारा कैपिटल है तो इसके लिए ये ज़्यादा चर्चा में रहता है। इस बार चीज़ें जो हैं वो शायद थोड़ी अलग हो सकती हैं क्योंकि आप यानी कि आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में भी है और पंजाब में भी है। इस बार देखना पड़ेगा कि कैसे सिंक्रोनाइजेशन में ये आपकी सरकार जो है इसको हैंडल करती है। किसान जो हैं ये हार्वेस्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। हार्वेस्टर से क्या होता है कि जो चावल है वो तो आ जाता है, लेकिन जो ये स्ट्रॉ बच जाते हैं, राइट, तो ये जो स्टब्स हैं ये 1 फुट जितने लंबे होते हैं। और आप सरकार ने ये कहा है कि उनके पास कोई एक केमिकल आ गया है, राइट। ये केमिकल जो है इस पर अगर इसका छिड़काव किया जाए तो ये स्टबल को डिज़ोल्व कर देगा और ये ज़मीन को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। इनफैक्ट ज़मीन के लिए भी काफ़ी अच्छा है, ऐसा आप सरकार का कहना है। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन इज़ द की। और सिर्फ ये एक केमिकल जो है इट्स नॉट द ओनली सॉल्यूशन। जो ब्रिकेट्स बनाए जाते हैं पावर प्लांट्स के लिए, एक प्रकार का पावर प्लांट के लिए एक फ्यूल के तौर पर ये स्ट्रो का इस्तेमाल किया जाता है। फिर ये जो स्टबल हैं उनको कंप्रेस्ड बायोगैस में भी तब्दील किया जाता है। फिर ब्रिक नील्स, जो ईंट बनाने की जो भट्ठियाँ होती हैं, तो उसमें भी एक फ्यूल के तौर पर यह काम कर सकता है। और एक ऐसा टॉपिक, राइट, जिसके बारे में ना के बराबर चर्चा हुई है, बहुत सालों पहले मैंने इस पर एक वीडियो बनाया था कि इसका सबसे बेस्ट अगर कोई सॉल्यूशन है, ऑर्गेनिक सॉल्यूशन है, तो गाय होती हैं, जो भैंस हैं, राइट, ये गाय भैंस इस स्टबल को नहीं खाते हैं, लेकिन इनको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं अच्छी तरीके से। लेकिन एक ऐसा रगेड एनिमल है जिसको हम कहते हैं बकरी, राइट। बकरी की ये कैपेसिटी है, ये जो स्टबल हैं उसको खा सकती हैं, उसको डाइजेस्ट भी कर सकती हैं बहुत ही अच्छी तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बकरी को। और जो मीट इंडस्ट्री है उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा ये कि बकरियों को फूड मिल जाएगा। इसी के साथ साथ लेदर इंडस्ट्री जो हैं उसके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल होगा अगर यहाँ पर बकरी का पालन किया जाए तो, राइट। तो ये एक इसका ऑर्गेनिक सॉल्यूशन है, जो हम कहते हैं ना बहुत ही नेचुरल सॉल्यूशन, तो ये एक है। लेकिन इस पर ना के बराबर चर्चा हुई है। आई थिंक आज से 5-6 साल पहले मैंने एक वीडियो इस पर बनाया था, यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, एंड उसमें मैंने सारी चीज़ें जो हैं वो डिटेल में एक्सप्लेन भी की थी। लेकिन इसका जिस्ट यही है कि ये फोडर के तौर पर, गोट के लिए एक फोडर के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग देखिए कि किसान जो हैं उनका ये एक बिहेवियर हो चुका है, राइट, एक पैटर्न हो चुकी है, तो ये तोड़ना जो है इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कोई भी बिहेवियर, अभी साइंस भी ये कहता है कि इफ़ यू वांट टू ब्रेक ए हैबिट, नई हैबिट, अगर आपको पुरानी हैबिट जो बुरी हैबिट है उसको नई हैबिट से रिप्लेस करनी है, तो एक रिवॉर्ड सिस्टम जो है वो होनी चाहिए। तो किसानों को अगर मॉनिटरी फ़ायदा होगा अगर वो केमिकल का इस्तेमाल करेंगे या फिर ये जो ब्रिकेट्स के लिए इसका इस्तेमाल होगा, तो किसानों को अगर उनसे कुछ ना कुछ पैसे मिलेंगे और फटाफट अगर एक 15-20 दिनों के अंदर सारा स्टबल कलेक्ट किया जाता है
तो फिर किसान जो हैं वो ऑफ कोर्स उनकी इनकम बढ़ेगी, तो फिर दे विल यूज़ दिस सॉल्यूशन। लेकिन इसके लिए प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन जो है इट इज़ द की। रिवॉर्ड सिस्टम से ही हम किसानों का बिहेवियर जो है वो चेंज कर पाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। दिस इज़ द अल्टीमेट बॉटम लाइन। तो आई होप दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज़ क्लियर। फोडर की ही बात कर रहे थे हम, राइट। यहाँ पर देखिए फोडर फॉर गॉट। तो अब फोडर शॉर्टेज जो है इसके लिए इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल लिखा गया है। देखिए खाने पीने की चीज़ें हम सब के लिए इम्पोर्टेंट हैं, इंसानों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, एज वेल एज एनिमल्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। एनिमल्स की जब मैं बात कर रहा हूँ तो लाइव स्टॉक यानी कि पशुपालन और पोल्ट्री के लिए वीट, पैडी, दूसरे फ्रूट ग्रेन्स हैं, ऑयल सीड्स हैं, शुगर केन है, कॉटन है, ये सारी चीज़ों से फोडर बनता है, राइट। फीड जिसको हम कहते हैं, फीड या फिर फोडर यानी कि पशुओं के लिए खाने पीने की चीज़ें। वीट का प्रोडक्शन इतना अच्छा नहीं हुआ। इसकी वजह से क्या हुआ कि स्ट्रॉ की प्राइस जो है वो नियरली डबल हो चुकी है। 10 से 15 रुपए पर किलो इसकी प्राइस हो चुकी है। और ऑफिशियल होलसेल प्राइस इंडेक्स फॉर फोडर जो है ये 25.5% ज़्यादा है कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो फोडर हैं इसकी प्राइस काफ़ी इंक्रीज़ हुई है। और जो डी ऑयल्ड ब्रान है, एक प्रकार का आप समझ लीजिए कि जो पैडी मिलिंग, पैडी जो होती है उसको जब मिल में डाला जाता है तो इससे जो बाई प्रोडक्ट पैदा होता है, पैडी मिलिंग का बाई प्रोडक्ट, तो ये है डी ऑयल्ड ब्रान जिसको कहते हैं, राइट। इसकी प्राइस जो है ये डबल हो चुकी है, 20 रुपीज़ पर किलो। राइस पॉलिश्ड, इसकी प्राइस हो चुकी है 29 to 30 रुपीज़ पर किलो। इसकी प्राइस कुछ 23-24 रुपीज़ थी, तो इसमें भी 4-5 रुपये का उछाल हमें देखने को मिला है। मेज़ 20 रुपीज़ पर किलो, 25 रुपीज़ पर किलो। इसकी पहले प्राइस 20 रुपीज़ पर किलो थी, तो इसमें भी 5 रुपये का उछाल है। ओवरऑल अगर आप देखें तो कैटल फीड जो होता है उसकी प्राइस हो गई है 23 रुपीज़ पर किलो। तो किसानों को अपने जो भी पशुपालन का काम करते हैं तो उनको अपने जो लाइव स्टॉक है उनके, गाय भैंस एक्सेट्रा, तो उनको खिलाने के लिए जो वो फूड लेते हैं तो उसकी प्राइस है 23 रुपीज़ पर किलो। तो एक्स्ट्रा कॉस्ट जो है, तो फाइनली ये एक्स्ट्रा कॉस्ट किस पर आएगा? कंज्यूमर्स पर आएगा। दूध की कीमत आप देखिए, पूछिए अपने मदर को कि दूध की कीमत जो है उसमें कितना उछाल आया है। पिछले कुछ समय में ही 3-4 रुपये जो हैं उसका ऑन एन एवरेज इंक्रीज़ हमें देखने को मिला है। लेकिन ये प्राइस जो है वो आने वाले समय में थोड़ी कम भी हो जाएगी। मॉनसून रेंज जो है वो काफ़ी अच्छे हुए हैं। और अभी ये जो खारिफ हैं, खारिफ फसल, अभी हम इसके बारे में बात कर रहे थे, तो अब ये भी मार्केट में पहुंच जाएगी। रिपोर्ट्स ये कहते हैं कि सोयाबीन, कॉटन, ग्राउंडनट क्रॉप्स, ये सारी चीज़ों का प्रोडक्शन जो है वो रीज़नेबली नॉर्मल रहा है। इसी के साथ साथ किसानों को थोड़ा डाइवर्सिफाई करने की भी ज़रूरत है। लाइव स्टॉक सेक्टर जो हैं इसकी वजह से किसानों की लगभग 30% जितनी इनकम होती है, और इसके लिए हमें चाहिए एक लॉन्ग टर्म थिंकिंग। अभी क्या हो रहा है कि शॉर्ट टर्म के सॉल्यूशन से निकाले जा रहे हैं। डेयरिंग जो है, डेयरी इंडस्ट्री, तो इसके लिए क्रॉप रेसिड्यू और कंपाउंड कैटल फीड, ये दोनों चीज़ें जो हैं इसका इस्तेमाल करना पड़ता है। और किसान जितने ज़्यादा हाई यील्डिंग प्रोटीनेशियस ग्रीन फोडर पैदा करेंगे उतना ही उनके लिए भी अच्छा होगा। वो अपने लाइव स्टॉक को पूरे साल अच्छा फूड जो है वो खिला पाएंगे। और व्हाट वी नीड इन आवर कंट्री इज़ के फॉडर क्रॉप ब्रीडिंग का इस्तेमाल करें हम, और इसको अच्छा अटेंशन हमारे देश में नहीं मिला है। एंड द बॉटम लाइन इज़ कि अगर हमारे लाइव स्टॉक को प्रॉपर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी मीन्स फीड सिक्योरिटी जब तक नहीं होगी तब तक हमारे देश की न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी पे नहीं होगी, राइट। फीड सिक्योरिटी इज़ इम्पोर्टेंट फॉर इंडियाज़ फूड सिक्योरिटी प्लस न्यूट्रिशन सिक्योरिटी। सिर्फ भरपेट खाने से कुछ नहीं होगा, खाना न्यूट्रिशियस भी होना चाहिए। तो इसके लिए हमें जहाँ से फूड मिलता है, फॉर एग्जांपल जहाँ से मिल्क, दूध मिलता है, तो हमारी जो गाय हैं, भैंस हैं, तो उनको अगर प्रॉपर फूड मिलेगा तभी जाकर हमें दूसरे न्यूट्रिशियस फूड जो हैं वो मिल पाएंगे। तो रिमेंबर दिस लाइन, फीड सिक्योरिटी इज़ इम्पोर्टेंट फॉर फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी ऑफ आवर कंट्री। दोस्तों अब बात करते हैं इन्फेंट मोर्टालिटी के बारे में। ट्रिब्यून का ये आर्टिकल है। IMR यानी कि इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है? नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ्स बाय 1000 लाइव बर्थ्स, राइट। यानी कि हमारे देश में अगर 1000 बच्चे पैदा होते हैं तो एक साल के अंदर अंदर ये 1000 बच्चों में से कितने बच्चे जो हैं उनकी मृत्यु हो जाती है।
ये जब हम कैलकुलेट करते हैं तब हमें मिलता है IMR, और IMR जो है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंडिकेटर होता है किसी भी देश के लिए, किसी भी राज्य के लिए। उसके हेल्थ केयर स्टैंडर्ड्स को आपको चेक करना है, क्योंकि बच्चा जब पैदा होगा तब नहीं, बच्चा पैदा होगा उससे पहले की जो पूरी प्रक्रिया है, जैसे कि एक मदर जो है उसको कितनी न्यूट्रिशन मिली है अपने बचपन से। एक लड़की जो है जब वो छोटी बच्ची थी तो उसको कितना न्यूट्रिशन मिला है, उसकी हेल्थ अगर अच्छी होगी, इफ़ शी इज़ वेल एजुकेटेड व्हेन इट कम्स टू सेक्स एजुकेशन, तो ये सारी चीज़ें उसको पता है, पढ़ी लिखी हैं, तो वो अपने फूड का ख्याल रखेगी। फिर उसकी प्रेगनेंसी होगी, प्रेगनेंसी के दौरान भी शी विल विजिट डॉक्टर्स एंड थिंग्स, और उसके बाद जब बच्चे की डिलीवरी होगी तो उसके बाद उसकी देखभाल कैसी करनी है। फर्स्ट ईयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ईयर फॉर एनी चाइल्ड, इजंट इट? तो ये जो 1 साल के अंदर अगर ज़्यादा बच्चों की मृत्यु हो रही, दैट मीन्स कि उस पर्टिकुलर देश का हेल्थ केयर स्टैंडर्ड जो है वो उतना अच्छा नहीं है। अब IMR की बात करें तो सिंपल है कि जितना ज़्यादा फिगर होगा उतना ज़्यादा रिस्क होगा, राइट? जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा फिगर हाई होगा, अदर वे राउंड भी ऐसा ही है। इंडिया का IMR कितना है? 28, यानी कि हमारे देश में 1000 बच्चे पैदा होते हैं तो उसमें से 28 बच्चों की मृत्यु जो है वो पहले साल में ही हो जाती है। बेस्ट परफॉर्मिंग कंट्रीज़ की बात करें तो USA है, UK है, चाइना है, जापान, ये सारे बेस्ट कंट्रीज़ हैं। हमारा ये 28 का आंकड़ा जो है ना, हमसे अच्छा श्रीलंका है, बांग्लादेश है और नेपाल है। जस्ट इमेजिन, ये 3 देश जो हैं सार्क के देश, ये हमसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हमारे देश में इनइक्वालिटी भी है, बॉयज़ और गर्ल्स, बॉयज़ को प्रेफरेंस दिया जाता है। अब ये धीरे धीरे चीज़ें कम हुई है, लेकिन आज भी ये चीज़ जो है ये हकीकत है। आज भी बहुत सारे पढ़े लिखे लोग जो हैं वो भी ये चाहते हैं कि उनके घर में लड़का पैदा हो। लड़की पैदा होती है तो सभी नहीं, लेकिन कुछ घरों के अंदर उतनी खुशियाँ भी मीन्स उतनी खुशी से इसको सेलिब्रेट नहीं किया जाता। मीन्स दिस इज़ ए मैटर ऑफ शेम। और ये सारा डेटा जो है ये हमें सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम स्टेटिस्टिकल रिपोर्ट से पता चलता है, जो रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर के द्वारा निकाला जाता है। अगर MCQ ऐसा पूछा जाए कि ये सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम स्टेटिस्टिकल रिपोर्ट कौन निकालता है, तो आंसर आपकी स्क्रीन पर ही है, ठीक है? ये MCQ के लिए भी मैंने इस चीज़ को कवर कर लिया है। अच्छे स्टेट्स की बात करें जहाँ पर जो फीमेल और मेल की बात करें तो फीमेल IMR इज़ नाउ लेस देन मेल IMR। तो ऐसे स्टेट्स हैं केरला, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राइट? एक समय पर हरियाणा बहुत ही बदनाम था, लेकिन हरियाणा ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। और बेस्ट परफॉर्मर हमारे देश में है, दैट इज़ केरला, राइट? केरला में ओवरऑल IMR जो हैं ये सिर्फ 6 हैं। ये डेवलप देश जापान और इन देशों के साथ हैं। और ओनली 10 मेल एंड 3 फीमेल इन्फेंट्स का ये उनका एक एवरेज है पर डाइंग पर 1000 लाइव बर्थ्स, विच इज़ ए गुड फिगर टू बी ऑनेस्ट। बैड परफॉर्मर्स की बात करें तो छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, पंजाब, आसाम, राजस्थान, ये कुछ अच्छे परफॉर्मर्स नहीं हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तराखंड जो हैं इनका इक्वल हैं, राइट? ये मेल और फीमेल के मामले में ये इक्वल हैं। मीन्स इसी के साथ साथ उनका ओवरऑल परफॉर्मेंस भी ओके हैं, इतना कोई ख़ास नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट अगर किसी स्कीम ने इम्पैक्ट किया है तो दैट इज़ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ने, राइट? इसका कंट्रीब्यूशन जो है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट है। इससे अवेयरनेस पैदा हुई है और जेंडर सेंसिटाइजेशन जो है कि बॉय और गर्ल जो हैं दे आर नॉट इक्वल। मैंने बार बार कहा है, बॉय एंड गर्ल इक्वल नहीं है, बोथ आर यूनिक। इसमें कोई ऊपर नहीं है, कोई नीचे नहीं है, राइट? बोथ आर यूनिक। वी नीड बोथ। वी नीड फेमिनिज्म, वी नीड मस्कुलिनिटी भी उतनी ज़रूरी है जितनी फेमिनिज्म है। तो कुदरत ने जो है वो दोनों को यूनिक बनाया है। चक्कर ये है कि प्रॉब्लम ये है कि अब क्या एक गलत दिशा में चीज़ें जा रही हैं कि लड़कियां जो हैं उनको लड़कों जैसा बनाने की बात आती है। दिस इज़ नॉट राइट। और कहते हैं लड़कियों को ये कहते हैं घर में कि तू तो मेरा बेटा है। मीन्स वाई यू आर सेइंग दैट कि वो तुम्हारा बेटा है? वो बेटी है, उसको बेटी को बेटी ही रहने दो। उसको बेटा बना मीन्स आप कह रहे हो कि लड़की को कह रहे हो कि तू मेरा बेटा है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं डाउन द लाइन जो है वो आप बेटी को ही प्रमोट कर रहे हैं। भले आपका इरादा गलत नहीं है, लेकिन गर्ल्स आर गर्ल्स, बॉयज़ आर बॉयज़, बोथ आर यूनिक। ये चीज़ जो है ये हमें समझनी चाहिए, राइट? ये कुदरत का बैलेंस है एंड वी नीड टू मेंटेन दिस बैलेंस। एंड सोशल माइंडसेट जो है वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है, लेकिन अच्छी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। लेट्स होप कि ये जो
गलत चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाए और राइट दिशा में हम आगे बढ़े. बट स्टिल वी नीड टू डू मोर. हमें और ज़्यादा इस विषय पर मेहनत करने की ज़रूरत है. एंड दैट्स एवरीथिंग राइट एज फार एज दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज कंसर्न्ड. दोस्तों एक और क्वेश्चन है आपके लिए, राइट, इजी टू है अंडरस्टैंड. तो पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद देख लीजिएगा. आज के वीडियो से अगर आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट विद अदर स्टूडेंट्स एज वेल. बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको क्यूरियसली एजुकेशन के द हिंदू एनालिसिस के बारे में पता ही नहीं है. तो प्लीज़ उन तक ये मैसेज ज़रूर पहुंचाइएगा. share it on your WhatsApp, share it on your Facebook, social media handles जो हैं आपके, टेलीग्राम की चैनल है, then as well share it freely and this will help us all. Thank you very much. God bless you all. Jai Hind.